Hello, warm welcome you in our education and beyond with ABC trainings. So आज अपने साथ है अपने शुभम सर जो कि मैकेनिकल स्टार है, उनके भाई मिस्टर यश चोंडिया। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ के? यस मैम, आई फीलिंग वेरी एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि मुझे एबीसी जो भी दिया एबीसी ट्रेनिंग्स नहीं दिया, जो जॉब मिला वो एबीसी ट्रेनिंग्स की वजह से ही मिला। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऑन माइक हूँ और मेरा पॉडकास्ट चल रहा है। वाओ, सो बहुत अच्छी बात है, आपका ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैम अभी तो मैं पैरिसन मशीनरीज में जॉब कर रहा हूँ एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। मेरा जो काम है वो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स पर है, अलग अलग डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें मेरा काम है। सो कहाँ, छत्रपति संभाजी नगर में? यस मैम, मैं प्रॉपर छत्रपति संभाजी नगर में, चिकलठाना छत्रपति संभाजी नगर में, पैरिसन के बिसाइड्स। ओके, ग्रेट। सो आपने एबीसी से मैकेनिकल के कोर्सेज किए, एम आई राइट? यस मैम। यस। सो आपने कितना टाइम हुआ आपको आपके सॉफ्टवेयर्स करके? मैम मुझे अराउंड 6 मंथ्स हो चुके हैं डिज़ाइन के अलग अलग कोर्सेज करते हुए। ओके, और कितने सॉफ्टवेयर सीखे आपने वो period मैम में? मैंने एबीसी ट्रेनिंग से स्किल वेव नाम का एक सब्सक्रिप्शन था, उसमें 7 to 8 कोर्सेज थे मैकेनिकल की, जिसमें 2D से लेके 3D कार डिज़ाइन वगैरह सब था। 2D में जैसे कि एटोकैड सॉफ्टवेयर हो गया, 3D में जैसे सॉलिड वर्क्स, कटिया, क्रियो, उसके बाद में फिर एनएक्स कैड हो गया, उसके बाद में एनएक्स कैम जो कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। ओके। उसके बाद 2 कोर्सेज थे, GD&T जो लैंग्वेज कही जाती है मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स की। उसके बाद में फिर एक रिज्यूम बिल्डिंग कोर्स था, वो उसका भी बहुत बेनिफिट हुआ और आगे भी होगा। यस, जब भी हम जॉब का रिज्यूमे बनाते हैं। यस, बिल्कुल। तो ऐसे 7 to 8 कोर्सेज थे स्किल वेव सब्सक्रिप्शन में, जो 1 ईयर का था। ओके, तो आपने एबीसी का 1 ईयर का स्किल वेव का कोर्स किया है? यस मैम। ऐसे ही जैसे आपको भी पता होगा एबीसी में अलग अलग ईयर्स के और ड्यूरेशन वाइज कोर्सेज है। जैसे इन मैकेनिकल में भी आपने स्किल वेव बोला, वैसे सिविल में भी स्किल वेव है जो 1 ईयर का है। अभी नया एक मॉडल आ रहा है, BIM करके है, कंसेप्ट है, आई एम सॉरी। सो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, उसके भी ड्यूरेशन के कोर्सेज और हमने निकाले, जैसे डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा है। तो वो भी अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट को मतलब एक सिंगल सॉफ्टवेयर के लिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा उन्होंने प्रॉपर वो कोर्स कर लिया और उसमें सारे सॉफ्टवेयर कवर हो जाते हैं कि और किधर जाके या सिंगल सॉफ्टवेयर लेने का चांस नहीं। सो आपने जैसे बोला अभी आप जॉब कर रहे हो, तो कैसे मिली आपको ये जॉब? मैम जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं स्किल वेव सब्सक्रिप्शन में हूँ, उसमें एबीसी ट्रेनिंग्स मुझे जॉब असिस्टेंट भी देती है, जिसके थ्रू अलग अलग कंपनीज आती है एबीसी ट्रेनिंग्स के थ्रू, और वो एबीसी ट्रेनिंग्स जो स्टूडेंट का CV है वो फॉरवर्ड करती है अलग अलग कंपनीज में। फिर कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है नेम्स एंड कंपनीज मेल के थ्रू कांटेक्ट करती है एबीसी ट्रेनिंग्स के थ्रू, और जो एबीसी ट्रेनिंग्स के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं मेल के थ्रू। फिर अगर हमारा रिप्लाई यस में होता है तो हम उसे यस करते, फिर इंटरव्यू की डेट फाइनल होती है, फिर उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। यस। सो अभी आप जैसे जॉब कर रहे हैं और आपको ये एबीसी ट्रेनिंग्स के थ्रू मिली है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी अभी जॉब में? एज अ डिज़ाइन इंजीनियर मेरा ये रोल है कि मैं एक जो मॉडल है, जो भी मॉडल है वो उसे 100% कम्प्लीटली विदाउट एरर और विथ मिनिमम कॉस्ट उसे डिज़ाइन कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि अगर देखिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ और उसकी कॉस्ट लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है तो कस्टमर कोई लेगा नहीं। यस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन डिज़ाइन while designing any whatever in mechanical or any field. Cost is the main important thing. तो मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कम से कम कॉस्ट में एस्थेटिक और एर्गोनॉमिक्स सब ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करके देना है। Yes. और अभी आपको कितना ड्यूरेशन हुआ है जॉब को लग के? मैम मुझे 6 मंथ्स हुआ है, अराउंड 6 मंथ्स। ओके, 9th को 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेट। सो अभी आप मैं समझती हूँ कि स्टार्टिंग पीरियड एज अ फ्रेशर हूँ मैं, यस, एज अ GET।
सो मुझे ये बताइए, जैसे बहुत अपनी ऑडियंस को और स्टूडेंट्स को सबसे पहला डर तो जॉब बोलने के बाद इंटरव्यू का ही लगता है। सो आपके मन में भी वो डर होगा फॉर श्योर। सो आपने वो कैसे ओवरकम किया एंड आपका कैसा था फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? मैम एज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस था नहीं इंटरव्यूज देने के लिए, मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू था। लेकिन जैसा मैंने सुना है बहुत से जनों से, अविनाश सर हो गए या फिर बहुत से जितने भी मेरे गाइड्स थे, उन्होंने बोला इंटरव्यू में वो आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, नॉलेज तो देखते ही है, बेसिक नॉलेज देखते हैं आपका बॉडी। हाँ, एज अ फ्रेशर आप पे इतना बर्डन नहीं होता नॉलेज का। नॉलेज 19-20 रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो परफेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पोस्चर्स है, आपके ड्रेसिंग देखते हो, मतलब ज़्यादा कि नीट है या नहीं, या स्टूडेंट ने क्या पहना है, चप्पल पहनी है या शूज़ पहना है, वो मैटर ज़्यादा करता है एज अ फ्रेशर कि आप कौन से इसमें आए हो। हाँ बराबर, बॉडी मतलब लैंग्वेज ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है आपका इंटरव्यू और आप सीधा कैसे भी चले जाए। Yes. प्रॉपर जितना आप Dress up. नीट और ड्रेसअप रहेंगे उतना आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। एंड लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट। Yes, सो उस पे से अभी जैसे सामने वाले को भी पता नहीं है आप एग्जैक्टली हो क्या, फर्स्ट इंप्रेशन उनका यही पड़ता है आप जैसे एंट्री करते हो, आपने क्या पहना है, आपका कॉस्ट्यूम कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो बराबर कोई भी अगर इंटरव्यू को जा रहा है तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखे कि आपको प्रॉपर ड्रेसअप करके जाना है, और उसके बाद एज अ फ्रेशर वो बिल्कुल आपको बेसिक ही सवाल करने वाले, लेकिन आप किस वे में उसका आंसर करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और आपने जैसे बोला कि रेज्यूमे राइटिंग का कोर्स किया था, तो एबीसी से किया था? यस मैम, एबीसी के थ्रू ही सब कोर्सेज जो भी हुए मेरा पूरा एबीसी के थ्रू ही हुआ है। सो आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है ये भी प्रॉपरली नॉलेज हो गया? यस मैम, अविनाश चाटे सर का वीडियोस थे साथ साथ, जिसमें क्या क्या करना है ये तो था ही, लेकिन क्या नहीं डालना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब हम जब रिज्यूम बनाते कि अपने पास इतने सारे है, सर्टिफिकेट्स तो बहुत सारे होते, लेकिन कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसका अपने फील्ड से कोई रिलेशन नहीं होता। कोई स्कूल में है, स्पोर्ट्स का डाल दिया, ओके ठीक है, स्टेट लेवल का हो तो ठीक है, लेकिन इंटर स्कूल का डाल दिया, हाँ इसका कोई फील्ड से कनेक्शन नहीं है। तो फिर रिज्यूम में क्या डालना चाहिए, फिल्टर कैसे करना चाहिए एक बेस्ट रिज्यूम। सो अभी जैसे आपने एबीसी से कोर्स किया है और एज यू नो अविनाश चाटे सर इज फाउंडर ऑफ एबीसी ट्रेनिंग्स। यस, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उनके बारे में कि जैसे सबको पता ही है उनके बारे में, जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन एज अ स्टूडेंट हु हैज़ कम्प्लीटेड देयर सॉफ्टवेयर इन एबीसी ट्रेनिंग्स, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उनकी क्या राय है। मैम अविनाश सर के साथ एक इंसिडेंट मेरा और अविनाश सर जब फर्स्ट मीट हुई थी, जब मैं एज अ फर्स्ट टाइम गया था एबीसी ट्रेनिंग्स में, वो पहले दिन ही मुझे मिले। मेरा फॉर्चुनेट कि वो पहले दिन ही मुझे, सागर सर सामने थे, वो हम इंक्वायरी के लिए गए थे कि मुझे ये कोर्स करना है, ऐसा ऐसा है, तो ड्यूरेशन भी बोला था 6 मंथ का है, ऐसा ऐसा करना है। तो फिर सागर सर तो भूल ही गए थे स्किल वेव के बारे में। फिर सर ने उन्हें याद दिलाई कि भाई स्किल वेव का एक कोर्स है, वो भी तो बताओ उन्हें। हाँ। फिर स्किल वेव के बारे में स्टार्ट हुआ कि स्किल वेव सब्सक्रिप्शन ऐसा है, वो तो बताया ही सर ने, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी ज़्यादा है, जैसे कि बाकी कोर्सेज की। यस, कॉस्ट इफेक्टिव, और उसमें बेसिक से लेके सब कवर होता है। जैसे कि एक ही कोर्स में अपने को सब कुछ मिल जाता है। 2D ड्राफ्टिंग से लेके 3D मॉडल्स तक का डिज़ाइन अलग अलग, तो वो स्किल वेव में पूरा कवर हो जाता है। और उसके बाद में फिर अविनाश सर ने स्किल वेव के बारे में बताया, उसके बाद में फिर उसके इम्पोर्टेंस बताई, छोटी से छोटी लेके, और अभी ये भी बताया कि मैकेनिकल जो अभी अफवाह है कि मैकेनिकल डाउन है, तो उन्होंने ये अवेयर किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैकेनिकल में अभी बूम आने वाला है। अगले उनके जो वर्ड्स थे वो अभी सही साबित हुए, और मैं उनके वजह से ही यहाँ पे जॉब पर हूँ पैरिसन मशीनरीज में। यस, लेकिन अविनाश सर है ही लाइक फाउंडर तो है ही, एज लीडरशिप कोच भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस मैम। और उनके जो वीडियोस है जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, सुनने के बाद सच में मोटिवेशन आता है अंदर कि अपने को कुछ करना है, और सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि अपने को उससे मोटिवेट होते हैं अपन। सो मैं खुद भी मानती हूँ, मैं खुद भी रेफ़र करती हूँ अविनाश सर के वीडियोज़, और उनके बहुत अच्छे रहते हैं। तो आपने जैसे बोला कि मैकेनिकल को स्कोप नहीं था और हार्ड है थोड़ा,
सो आपने क्या सोच के मैकेनिकल फील्ड ली थी, और लाइक इन द सेंस फैमिली बैकग्राउंड था या फ्रेंड सर्कल ने बोला, क्या था? मैम फर्स्टली तो मेरा भाई शुभम, वो भी मैकेनिकल, मेरा बड़ा भाई शुभम भाई जो मैकेनिकल से ही आता है, मैकेनिकल कोर्स से था। और मुझे भी थोड़ा उस टाइम तो फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं था कि डिज़ाइन होता है मैकेनिकल में या प्रोडक्शन होता है या फिर ऐसा कुछ होता है। तो मैकेनिकल में मैं उन्हें देखकर ही आगे बढ़ा हूँ। मेरे भाई मैकेनिकल में है इसलिए थोड़ा बहुत, और इंजीनियरिंग तो करना था, ये तो फिक्स था, क्योंकि इंजीनियरिंग और बाकी जो फील्ड्स होती है, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, इंजीनियरिंग ये प्रोफेशनल फील्ड है। जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि हम कॉमर्स और आर्ट्स इन जो कर रहे हैं उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि हम प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं। तो अपन जब इंजीनियरिंग करते तो अपन जब जॉब नहीं लगती तब से, जब अपना स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाता है तब से ही हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। जैसे डिग्री होती है वैसे ही हम प्रोफेशनल बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये डिग्री आ जाती है, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो फिर उनका काफ़ी सपोर्ट हुआ मुझे, मेरे भाई का। तो उसके बाद फिर पता चला कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 अलग अलग फील्ड्स होती है, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, डिज़ाइन हो गया, उसके बाद में फिर क्वालिटी हो गया। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स होती है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज आता गया। यस। सो आपके पापा क्या करते हैं? जैसे आपने बताया आपके भाई शुभम चौंदिया जो अभी ABC ट्रेनिंग्स में भी एज ए ट्रेनर है, मैकेनिकल ट्रेनर। yes. और सच में उनका बहुत नाम है, अविनाश सर के तो वन ऑफ द फेवरेट ट्रेनर्स में से है वो। सो वैसे ही आपके पापा क्या करते हैं, कि वो भी मैकेनिकल फील्ड में है या और कोई? मेरे पिताजी ने M.Com किया है और वो अभी LIC ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं। ओके। संभाजी नगर में? यस। एंड आपका एक भाई है जैसे हमें पता चला, तो और भी है या आप दोनों ही हो? नहीं मैम, मुझे 2 भाई है, एक बड़ा भाई शुभम चौंडी है और एक छोटा भाई है कृष्णा चौंडी है। वो अभी B.Tech परस्यूइंग है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद जीका में, IT ब्रांच है उसकी। ओके। सो अभी जैसे घर में 2 भाई है या एक भाई एक बहन है, उनके बीच में नहीं पड़ती, तो आप तो 3 भाई हो, तो क्या होता है आपके घर में? मतलब नहीं पड़ती, झगड़े और क्या चलता है? यस मैम, जब 3 बर्तन होंगे तो खड़खड़ाएंगे। वैसे तो हम रोज ही झगड़ते हैं। अच्छा। लेकिन फनी इंसिडेंट्स तो बहुत होते, फनी झगड़े, जैसे झगड़े नॉर्मल से फनी झगड़े होते बहुत होते हैं। जैसे कोई किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, किस्सा बहुत से है, तो एक याद, एक शॉल थी, मेरी फेवरेट शॉल थी। ओके। अब उस पे से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और गर्म थी। अब ठंडी के दिनों में सबको लगता है, तो फिर उस पे से चालू हो गया था कि नहीं भाई ये मैं, अब वो बड़ी थी तो 2 ही जन बैठ सकते थे। अच्छा। मेरी छोटे भाई से ज़्यादा जमती थी और बड़ा भाई के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट है क्या आपके बड़े भाई? हाँ, थोड़े स्ट्रिक्ट है। और ओके, वो एक्चुअली आपके साथ स्ट्रिक्ट है, हमारे लिए तो एकदम नॉर्मल है, मतलब लगता भी नहीं कि वो स्ट्रिक्ट है करके। वैसे तो गाइड पूरा करते हैं, लेकिन गाइड करते हैं, यस, वो हिसाब से गाइड करते हैं, इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाते भी है, दिखाना पड़ता है। और जैसे बहुत लोगों के घर में क्या होता है, जब 3 लोग हैं या 3 बच्चे हैं, तो पहला फेवरेट रहता है और लास्ट वाला फेवरेट रहता है, बीच को थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो आपके साथ नहीं मैम, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं सबसे ज्यादा फेवरेट हूँ, मेरे माताजी का और मेरे पिताजी का, दोनों का सबसे ज्यादा फेवरेट जो वो मैं ही हूँ। वाह, सो ये एक्चुअली बेस्ट रहता है कि तो मोस्टली वही होता है, एक तो पहला नहीं तो लास्ट वाला, और बीच का मतलब बीच के वाले का तो ऐसा लगता है यार मैं क्यों आया हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। सो आप फेवरेट हो, ये नहीं, मुझे उल्टा लगता है, मैं बीच वाला हूँ, इसलिए मेरे को ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैं बड़े भाई से ले भी सकता हूँ और छोटे भाई से भी ले सकता हूँ। यस। तो आपने वैसे कहाँ से किया है डिप्लोमा एंड डिग्री? मैम मैंने जो डिप्लोमा एजुकेशन है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद यहाँ पर ही है, और उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो देवगिरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज, छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ से B.Tech किया है। ओके। सो कैसा था आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस, मतलब रेगुलर कॉलेज करते थे? यस मैम, सिंसियर तो था ही थोड़ा बहुत और बहुत सिंसियर थे। फर्स्ट बेंचर? फर्स्ट तो नहीं, मिडिल, एवरेज स्टूडेंट हूँ तो फर्स्ट क्लास आ जाते थे। यस। नाज होगा आपके घर वालों को फिर आप पे? यस मैम, वो तो होता ही है। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपके भाई है शुभम चौंदिया, उनका गवर्नमेंट जॉब की तरफ थोड़ा ज़्यादा पर्सपेक्टिव है और ज़्यादा झुकाव है, तो आपकी क्या राय है? क्या आपको भी उनके जितना ही गवर्नमेंट जॉब का शौक है या फिर आप प्राइवेट जॉब में ओके?
मैं प्राइवेट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जैसा होता है हम अपनी जो स्किल्स है वो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो सकती है गवर्नमेंट जॉब में। जैसे कि अगर प्राइवेट जॉब में है टेक्निकल एज अ हम इंजीनियर्स में ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में स्कोप नहीं है तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे है या मिड रेंज पे ज़्यादा नहीं है। नहीं, ओके। एक टॉप लेवल पे जैसे DRDO हो गया है, इसरो हो गया है, ऐसे टॉप लेवल पे। और टॉप लेवल पे जाने के लिए उतना कंपटीशन भी होता है। और उसके बाद में फिर जैसे कि ऑल ओवर दी इंडिया खेलते हैं। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कैसा होता है कैंपस के थ्रू भी हम लग सकते हैं कॉलेजेस में, और कॉलेजेस में इतना मोटिवेट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, बेस उतना क्लियर नहीं हो पाता है अपना कि हम अपन कोशिश कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अभी बहुत लोग जैसे अपनी इंडिया में आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत है, तो उनका मेन पर्सपेक्टिव क्या रहता है कि गवर्नमेंट में ठीक है पहले तो उनकी छुट्टियां बहुत रहती है इसके लिए, उसके बाद उनका ऐसा रहता है कि एक्स्ट्रा काम नहीं कराते। जैसे इन केस 9 to 5 आवर्स का जॉब है तो उतना ही, बाकी एक्स्ट्रा नहीं देते। सो आपको नहीं लगता कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब लिया तो आपको भी वैसा ही होगा कि प्रॉपर 9 to 5 का जॉब रहेगा, ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगा? मैम मेरा कैसा है, मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें मेरा पैशन इतना है कि मैं कितने भी घंटे काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है। डिज़ाइन इंजीनियर मेरा रोल है। मुझे आधी रात 12 घंटे भी काम करना बोले मैं रेडी हूँ, क्योंकि मेरा उतना पैशन है, मेरे पास उतना मुझे पसंद है वो काम करना। इसलिए मैं ये फील्ड में आया हूँ, डिज़ाइन फील्ड में आया हूँ। तो मुझे नंबर ऑफ आवर्स से मतलब नहीं होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली अगर कुछ चीज़ अपनी पैशन हो और दिल से करने की इच्छा हो ना, फिर अपने को ना आर्स दिखते ना खाना पीना दिखता है, कुछ भी नहीं, अपन लगातार उसमें काम कर ही सकते हैं अपना। और अभी जैसे आप फ्रेशर है तो अभी तो आपको इतनी चैलेंजेस नहीं आई होंगी, लेकिन इन फ्यूचर इफ़ यू फेस एनी चैलेंजेस और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है और तो कैसे आप उसको प्रॉपर हैंडल करोगे? जिससे बोलते हैं अपन अपॉर्चुनिटीज आई तो बहुत बार एक्साइटेड हो जाते हैं एंड प्रॉपर ग्राउंड पे नहीं रह पाए, मतलब सक्सेस हाई हो जाती है अपनी, प्रॉपर अपने को समझ में नहीं आता, तो आप कैसे उसको प्रॉपर अपनी ग्राउंड टू अर्थ रह सकते हो उसमें, और कुछ अगर चैलेंजेस आई तो कैसे उसको फेस कर सकते हो? मैम जब बात आती है ग्राउंड टू अर्थ की, तो उसके लिए मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है MS धोनी सर। हमारे क्रिकेट फील्ड में MS धोनी सर का जितनी सक्सेस उन्होंने देखी है और जितने डाउनफॉल उन्होंने देखा है, शायद ही क्रिकेट फील्ड में उतना डाउनफॉल या फिर उतना सक्सेस किसी और ने देखा होगा। उनके पास हर एक ट्रॉफी है, IPL ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, तीनों फॉर्मेट के, ODIs, T20 और टेस्ट के, फिर भी डाउन टू अर्थ मैन जो है वो MS धोनी सर है। उन्हें ना डिफीट का उनके फेस पे या उनके इमोशन पे इतना फ़र्क पड़ता है या फिर उनके बॉडी पे उतना फ़र्क पड़ता है, ना ही जीत का। वो जितना स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं, तो वो मेरे आइडियल है और उनको देखकर ही मैं प्रयास करूँगा कि जितना डाउन टू अर्थ रह सकूँ उतना। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली MS धोनी तो मेरा भी बहुत फेवरेट है, इसलिए नहीं कि क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उनकी बाकी भी जो स्टोरीज सुनी है मैंने, वो सच में ग्राउंड टू अर्थ है। और अभी क्रिकेट का तो कुछ कुछ उनके जैसे सोशल मीडिया पे रील्स और भी देखे, उनको सामने बॉलर देख के समझ में आ जाता है कि ये कैसी बॉलिंग करने वाला है और सामने वाले को कैसे पकड़ना है। yes. या फिर वो मोस्टली कीपर रहते हैं। yes. तो वहाँ पे भी जो उन्होंने स्किल्स दिखाए ना, इट वॉज रियली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उन्होंने बस एक्सपीरियंस लिया नहीं है, वो आगे जाके यूटिलाइज भी किया है, यूज़ भी किया है कि कैसे करना है करके। वो उनकी चीज़ सच में बहुत अच्छी है और बहुत लोगों के MS धोनी रोल मॉडल होते हैं। मतलब बहुत बार अगर किसी को पूछो भी तो, और बच्चे तो हमेशा MS धोनी का ही नाम होते हैं। MS धोनी इज द बेस्ट। सो जैसे MS धोनी आपको पसंद है तो आई होप सो आपको क्रिकेट भी पसंद होगा। yes. फेवरेट स्पोर्ट है? yes. तो क्रिकेट की कोई मैच और छोड़ते नहीं होंगे आप? कोई भी नहीं। कभी गए हो स्टेडियम? IPL तो बिल्कुल नहीं। IPL देखते ही MS धोनी सर के लिए। अच्छा, तो स्टेडियम और गए हो कभी? नहीं मैम, उसका तो कभी चांस आएगा तो फ्यूचर में जाएंगे। फ्यूचर में जाएंगे, यस डेफिनेटली। सो अभी क्या लगता है आपको, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, क्या करना है आपको अभी आगे? और मैम मुझे अभी 3 साल में मेरा अभी 3 साल का गोल है। 3 साल में मैं एक अच्छे पोजीशन पा लूँ एज अ सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर। 3 साल में मुझे देखना है अपने आप को। अभी तो मैं डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, उसके बाद में फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में R&D भी होता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अगले 3 साल में कम से कम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो NPD होता है वहाँ पे मैं
अपने आप को देख पाऊँ। उसके बाद R&D तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि Yes. उसे उतना एक्सपीरियंस लगता है। तो फिर मिनिमम 3 इयर्स में मैं NPD न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खुद को देखना चाहूँगा। यस बिल्कुल, और वी होप सो कि आपकी इच्छा वो पूरी भी हो। और आपको क्या लगता है उसके लिए आपको कौन सी क्वालिटीज़ नीड है, और इन फ्यूचर आपको कौन सी क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव करना है टू अचीव योर पोजीशन ऑफ दैट प्लेस? मैम अभी जो मैं डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, तो डिज़ाइन इंजीनियर में कैसा होता है कि आपको डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स का तो नॉलेज ये बेसिक है, आना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो डिज़ाइन करते वक्त कौन सा मटेरियल है, कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कैसी मशीन हो रही है, कौन सी मशीन का यूज़ होगा, कितना सरफेस फिनिश है, कितना रफनेस है, इन ये छोटी से छोटी बात का नॉलेज लेना ही पड़ता है एज ए डिज़ाइन इंजीनियर। तो Yes. मेरा ये फोकस होगा कि मैं उसका नॉलेज गेन कर सकूँ पूरा के पूरा। तो पॉसिबल नहीं होगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे गेन करता ही करते जाऊँगा। जाऊँगा। यस बिल्कुल। और जैसे आपने बताया आपका रोल मॉडल MS धोनी है, सो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, और कोई ऐसा है जैसे कोई रेफ़र करता है यूट्यूब के चैनल्स, जैसे मैं पर्सनल रेफ़र करती हूँ संदीप माहेश्वरी को, जो एक स्टेप में जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी, ठीक है, मैं भी एक स्टेप था कॉलेज का, और जो नहीं समझता था एग्जैक्ट अपने को करना क्या है, और वही पीरियड रहता है जिस टाइम पे समझता भी नहीं है लेकिन बिल्ड करने का वही एज है। तो मुझे संदीप सर के वीडियो ने बहुत इंप्रूव किया है, मतलब बहुत हेल्प की है। सो आपका क्या था ऐसा कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो और आपने कर मैम वैसे तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, लेकिन मेरी माताजी और पिताजी और भाई तीनों और छोटा भाई भी, चारों मुझे इतना मोटिवेट करते अलग अलग स्टेजेस पे। अब अपने लाइफ के स्टूडेंट स्टेज होती है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मेरी माताजी ने मुझे अलग अलग स्टेज में वो प्रॉपर गाइडेंस दिया है और वो प्रॉपर मोटिवेशन दिया है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और आपसे इतनी अच्छी से बात कर सकता हूँ। तो वो मेरे माताजी और पिताजी दोनों के मोटिवेशन और उनके गाइड की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। तो उनके मोटिवेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सच में, लेकिन माँ बाप का मोटिवेशन, उनका साथ बहुत ज़रूरी लाइफ में। अगर उनका आशीर्वाद है ना तो अपन कोई भी चीज़ अचीव कर सकते यस हैं, कोई मैम, भी। डेफिनेटली। यस, वो तो बहुत है। और जैसे बोलते भी है कि चाहे सब लोग साथ छोड़ जाए, माँ बाप कभी छोड़ नहीं Yes, सकते। ma'am. अपन ने कितनी भी गलतियाँ करी हो, अपन उससे कितना भी गलत बिहेवियर करे, स्टिल दे आर कि ये मेरा बच्चा है और अपन इसके लिए अच्छा ही सोचना है यस हमेशा। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और मैं खुद भी घर पे, ठीक है, पहले बहुत होता था कि मम्मी पापा की ये बात नहीं अच्छी लगती, वो नहीं करती, लेकिन अभी जैसे जैसे अपन ग्रो होते हैं तो अपने को भी समझता है कि नहीं, ये अच्छे के लिए बोल रहे हैं। इफ़ ठीक है कि उनकी बात भी गलत होती है, लेकिन फिर अपना वो रोल होता है कि अपन कैसे उनको प्रॉपर अपनी बात समझाए, यस कि जिससे वो भी राज़ी हो जाए और अपनी भी इच्छा पूरी हो। तो वो अपनी स्किल्स पे डिपेंड है कि अपने को कैसे उन्हें अग्री कराना है। और जैसे ना मुझे लगता है अभी जो कोरोना पीरियड आया था, एक्चुअली इट वाज टफ, वेरी टफ, कि बहुत लोग गए थे, बहुत लोगों ने अपना कोई खोया था। लेकिन मेरे हिसाब से ना वो टाइम पे फैमिलीज बहुत कनेक्ट हुए थे कि तो Yes. सब लोग घर पे थे। इन केस मतलब किसी का जॉब भी चालू है, स्टिल इट वाज वर्क फ्रॉम होम, सो सब लोग एक साथ थे, घर पे थे, तो वो टाइम पे फैमिली बहुत कनेक्टेड हुई थी। और आई थिंक सो कि भले ही अपन कितना भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब तक फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड होता है ना, तो प्रॉपर फील नहीं आता है अच्छा। तो आपका कैसा था कोरोना पीरियड? मैम मेरा कोरोना पीरियड में जो मेरा स्टडी चालू था कोरोना पीरियड में, जो उसके बहुत सारे किस्से, और कुछ फ़नी भी है, कुछ अच्छे भी है। मैं फ़नी किस्सा सुनाना चाहूँगा एक। बिल्कुल जी, हमारा मैथ्स का पीरियड चल रहा था। हम मैथ्स के पीरियड में सब चालू था, क्योंकि अब मैथ्स का पीरियड ऐसा होता है कि कैलकुलेशन वगैरह होते, तो माइक और उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, माइक और वीडियो की ऑन नहीं भी रखा तो चलता है। ओके, ठीक है। तो फिर 15 मिनट हो गया, सम सॉल्व हो गया। सर ने बोला पोरा हो आहे का नाही, इधर जॉइन आहे का नहीं। तो फिर सबने रिप्लाई दे दिया। उनका एक स्टूडेंट का नाम था, वो मैं शायद फॉरगेट हो गया। उन्होंने वो स्टूडेंट को पढ़ के स्टूडेंट को पूछा दिस हो आहे का नाही, झालं का नाही सम। ही स्टिल ट्राइंग टू से हो गया, नहीं हुआ, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं दिया वो स्टूडेंट ने। सर ने फिर से पूछा, फिर स्टूडेंट आया वहाँ से, माइक ऑन किया, तो काय रे म्हणे, तुला 2-3 विचारतोय म्हणे, कुठे म्हणे, सर म्हणे मी जेवण करतोय म्हणे। तो ये इंसिडेंट हुए, ये फनी इंसिडेंट हुए कोरोना में। जैसे कि स्टूडेंट खाते खाते पढ़ रहा है, वो भी मैथ्स,
मैथ्स के लिए सम इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट, यस। या फिर अलग अलग न्यूमेरिकल्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉम या सॉम, वो मस्त आराम से पढ़ रहा है, लेटे लेटे पढ़ रहा है या फिर खाते खाते पढ़ रहा है, ये। हाँ, नहीं ऐसे तो बहुत इंसिडेंट हुए, मतलब मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आपकी बैच वो कोरोना बैच थी फिर। और अभी ना बहुत लोग, मतलब मेरे घर पे भी जो जो कोरोना में पढ़े, तो उनको कोरोना बैच बोल के वो डिफाइन होते हैं कि इसे कुछ आता नहीं है, ये कोरोना बैच है कि देख के पास हुआ है। जैसे वो एग्ज़ाम भी होती थी कोरोना में, सो मैंने भी दी है कि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था वो एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे कैमरा रखना है अपने को और अपन फेस शो करना है और एग्ज़ाम देनी। बट वो एग्ज़ाम ऐसी थी, MCQs क्वेश्चन थे, साइड में जो अपना सिबलिंग बैठा है वो अपने को आंसर कर रहा है और बस अपन कैमरा में उसको आंसर कर रहे हैं। बिकॉज ऊपर से रहता था कि अगर थोड़ा भी हिले तो वार्निंग आती थी। मतलब वो एग्ज़ाम को भी वो टाइम पे कुछ वैल्यू नहीं थी कि अपन पूरा चीट करके एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। बट वो पीरियड बहुत अच्छा था। एजुकेशन का तो ऑनलाइन क्लासेस चलते थे बट कोई भी नहीं करता था। जैसे आपने बोला वो खाना खा रहा है, कोई कोई तो भले ही सामने बैठ के वैसे ही हो जाता। जिस मैम और एक किस्सा था जो सीरियस इशू था, वो हम मैकेनिकल इंजीनियर से, तो हमारा सब रिलेटेड टू मशीन्स था। कोविड पीरियड में जैसे कि अब सब लिमिटेशंस थे कि हम ट्रिप नहीं लेके जा सकते या फिर तो कंपनी में विजिट्स नहीं दे सकते, तो उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हमको आए। जैसे VMC अब हो तो गया, ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑटोमोबाइल्स में कितने पार्ट्स है ये दिखा नहीं सकते। विजुअलाइजेशन के लिए ठीक है, फोटोज तो है, इंटरनेट पे देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो कोविड की वजह से हमको ये जो चैलेंजेस करने पड़े कि भाई स्पार्क प्लग किधर होता है वगैरह, वो तो बेसिक नॉलेज है, वो तो हमें आता ही है, लेकिन कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें, जैसे कैसे असेंबल करना है, डिसमेंटल करना है। जैसे एक मोटर हो गई, कैसे असेंबल करना है, कैसे डिसमेंटल करना है, उसका नॉलेज जैसे भाई को पता था क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर, उसने ऑफलाइन मोड में किया तो उसे पता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये बात में मोटरों को स्टेप्स क्या होती है उसे असेंबल करने की, उसके अलग अलग स्टेप्स होती, पहले ये नट बोल्ट्स निकालने या फिर अलग अलग स्टेप्स होते हैं उसके, मोटर को कैसे डिसमेंटल करने, या फिर उसकी मैनुअल होती है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो बहुत से कुछ चीज़ें हमने कोविड पीरियड में मिस किए जो कि वापस तो नहीं आ सकते क्योंकि अब एजुकेशन पीरियड इज ओवर। यस, तो उसका बहुत नुकसान हुआ है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमें, क्योंकि उतनी विजिट्स नहीं मिली है, उतना कुछ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉट थेरोटिकल नॉलेज। थेरोटिकल तो कवर हो ही गया है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज का कुछ तो कवर कर ही लिया है। हाँ, और मतलब अभी ठीक है वो पीरियड गया, लेकिन अभी आप जैसे जॉब पे लगे हो तो आगे आके आपको और भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएंगे और उससे आप सीखोगे। लेकिन जैसे आपने बोला वो पीरियड तो गया, सो लेकिन अभी जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है और भी लोगों को, सो आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या सोचना चाहिए पहले? बिकॉज सबको लगता है कि मैकेनिकल को में भी इतना स्कोप नहीं है। सो आप क्या कहना चाहोगे उनसे कि उन्होंने क्या सोच के वो फील्ड करनी चाहिए और इन फ्यूचर क्या मतलब क्या देखना चाहिए उन्होंने भी कि सच में है ये फील्ड को स्कोप या फिर दे शुड चेंज? नो मैम, मैकेनिकल फील्ड हो गए, ये एक कोर फील्ड है, दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस जिसे कहा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। ये सच में एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप देखिए मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल भी आता है, अलग अलग फील्ड्स है मैकेनिकल में, बोल तो सिर्फ मशीन्स ही नहीं है, उसका अलग अलग भी है। मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल का भी कुछ है पार्ट, कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है अलग। वैसे जैसे मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया तो मैकेट्रॉनिक्स बन गया। ओके, अलग अलग मोटर्स का भी है। लोगों का ये सोचना है मैकेनिकल बोलते क्या मशीन से सिर्फ मशीन से, नहीं, मैकेनिकल में अलग अलग फील्ड्स है। तो फिर उसमें मैकेनिकल में स्टेडी ग्रोथ है, मैं मानता हूँ कि स्टेडी है, पैकेजेस के हिसाब से अलग, जो कि इंजीनियर्स जैसे IT और कंप्यूटर ब्रांच जो चल रही है अभी उनसे पैकेजेस थोड़े लो है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर में जो ग्रोथ है वो स्टेडी ग्रोथ है। स्टेडी मीन्स द रेस। यस यस। तो मुझे लगता है कि स्टेडी ग्रोथ की वजह से ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टेडी ग्रोथ ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि IT और कंप्यूटर में अगर आप 2 साल कर लिए तो आपका पैकेज तो हाई रहेगा, लेकिन 2 साल के बाद ऐसी पोजीशन आएगी क्योंकि ऑटोमेशन चालू है अभी, तो आपकी ज़रूरत होगी नहीं होगी, आप खुद एक बर्डन बन जाओगे कंपनी के लिए। लेकिन मैकेनिकल में ऐसा नहीं होता। मैकेनिकल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सब आता है। ओके, उसका यूज़ किया जाता है मैकेनिकल में भी, ऑटोमेशन भी है।
तो आपने किया है कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नो मैम, मैकेनिकल में तो अभी करना फ्यूचर प्लान है। करना, एबीसी ट्रेनिंग्स बेस्ट वे। बेस्ट वे, यस। और आपकी कोई ऐसी है ड्रीम जॉब जो इन फ्यूचर आप चाहेंगे कि आपको वो लग जाए? मैम मुझे मेरा ड्रीम जॉब तो यही है, एज ए डिज़ाइन फील्ड में हूँ तो डिज़ाइन का ड्रीम जॉब होता है कि R&D में जाना है, ओके। R&D हेड बनना है। तो ये मेरा R&D हेड बनना मेरा ड्रीम है कि मैं जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस लेता जाऊँगा तो मुझे R&D हेड बनना है। ओके। और एक जस्ट कैजुअल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि Yes. अगर आपने मैकेनिकल नहीं किया होता तो व्हाट वाज योर प्लान बी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ के आप क्या दूसरा कर सकते थे? और मैं अगर मैकेनिकल नहीं होता तो कॉमर्स ज्वाइन किया होता, 2-3 साल में डिग्री होती। और जो कर रहे सब जन वही, जैसे भाई कर रहा है गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन वो अलग वे में कर रहा है। जैसे सब जन जाते हैं कॉमर्स आर्ट्स, जनरली गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं। ओके। कुछ रेयर केसेस होते हैं जो CA बन जाते हैं, क्योंकि CA का परसेंटेज जैसे आपको पता ही होगा हाँ, कितना कम परसेंटेज बहुत होता है। कम तो percentage। CA तो ट्राई करते ही है, लेकिन साइड बाय साइड गवर्नमेंट में भी चले जाते हैं। तो मैं भी वही करता शायद। ग्रेट। और जो अभी आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स है, तो जैसे आपको 6 महीने हुए तो कुछ तो फ्रेंड्स और बने होंगे, कुछ जान पहचान और हुई होंगी। तो वो सीनियर से आपको क्या लगता है, आपको क्या सीखने मिल सकता है आगे भी, और अभी भी क्या मिल रहा है? मैम जो मेरे सीनियर्स है अभी, तो मैं सर झूठ नहीं कहूँगा, मैं सच ही बोलूँगा। मेरे सीनियर जो है वो बेस्ट है, क्योंकि कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं रखते। वो जितना भी नॉलेज है, जितना भी मैं पूछूंगा और नहीं भी पूछूंगा तो वो अपने आप बता देते कि जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे वो अपने आप ही बता देते। जो मैं नहीं पूछता वो भी मुझे बता देते कि भाई ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। और उनका नेचर में अगर बात करूँगा तो लाइक अ फ्रेंड। सर है 30 ईयर्स के, जो सर 2 सर है, मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा, 2 सर है, वो 30 ईयर्स है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने बड़े भाई बात कर रहे हैं। ओके। तो उस लेवल पे आके हमें गाइड करते हैं हमारे सीनियर्स। सो अभी आप अपने जॉब से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि सैलरी कैसी है, वो ये नहीं देखते कि मुझे जॉब में कितना सीखने मिलेगा, सबसे पहले ये देखते हैं कि सैलरी कितनी रहेगी जॉब में। तो क्या आपने भी ये सोच के जॉब ज्वाइन किया था, और अगर नहीं तो अभी आप क्या देखते हैं, मतलब आपको क्या चाहिए अपनी जॉब से? मैम पहली बात तो सैलरी तो बेसिक सैलरी तो होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन थी कि बेसिक सैलरी तो होनी चाहिए। यस, क्योंकि सब जन सैलरी के लिए काम करते हैं। यस, बिल्कुल। ये सैलरी होगी तो ही सब होगा, पैसा होगा तभी सब होगा। लेकिन जो अलग बात है कि नॉलेज लर्निंग के लिए तो चाहिए चाहिए, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बात की कोरोना के टाइम मुझे कुछ इतना मिला नहीं, तो मैंने एक बेसिक मेरे माइंड में क्लियर कर लिया था इतना पैकेज तो चाहिए। लेकिन जो लर्निंग से वो मेन पर्सपेक्टिव था मेरा कि मुझे लर्निंग मिलनी चाहिए। लर्निंग मेरा मेन फोकस था रादर देन सैलरी। सैलरी बेसिक तो चाहिए, जितनी है उससे कम भी रही तो चलेगा, लेकिन लर्निंग मेरा ज़्यादा फोकस लर्निंग पे ही था, और भी मेरा ज़्यादा फोकस लर्निंग पे ही रहेगा। नेक्स्ट 3 इयर्स तो भी मैं लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करूँगा, सैलरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। क्योंकि मैकेनिकल में मुझे जितना बताया गया सर लोगों से कि जितना हम एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं सैलरी अपने आप ही बढ़ती जाती है। Yes. तो मेरा फोकस ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लस लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकूँ और मेरा नॉलेज बढ़ा सकूँ। यस, ये बात आपने बहुत सही कही है कि सैलरी ठीक है, सैलरी बेसिक चाहिए और नीड भी है, लेकिन अपना मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग पे और एक्सपीरियंस पे। और मतलब ऐसा बोलते भी है कि लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक अपने साथ आएगी। तो पहले एक्सपीरियंस अर्न करो, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली आपको सैलरी उतने मिलने ही वाली है। सो जैसे अभी तक आपके साथ बात करी है मैंने, तो इतना तो पता चला है कि आप फोकस्ड हो एंड यू नो व्हाट यू वांट टू डू। सो उसके हिसाब से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, सो लाइक दिस और दैट टाइप। सो आप क्या चूज करना चाहेंगे ये आपसे जानना। So my first question is, would you rather design a groundbreaking new machine or improve the efficiency of existing one? Improve the efficiency of existing one. Okay. Would you rather work on Formula 1 car design or space exploration rover? Formula 1 design, because I love to see the cars of Formula 1. Okay. I enjoy that, watching Yes. Formula 1 cars. That's why You'll prefer. Okay. Would you rather specialize in CAD software
और एडवांस मैकेनिकल सिमुलेशंस. Advanced mechanical simulation, because the simulation is the most important part in मैकेनिकल engineering. ओके. और वुड यू रैदर वर्क इन रिसर्च लैब और हैंड्स ऑन इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? Research lab, because there are so many instruments in the research lab, like vernier caliper and all of that, from zero to all. Then NDT, non-destructive machining processes are there, so I prefer research labs. यस, एंड यू ऑल्सो सेड कि आपको R&D में बहुत इंटरेस्ट है. Yes. एंड लास्ट वुड बी, वुड यू रैदर इन फ्यूचर, वुड यू रैदर गो फॉर जॉब और स्टार्ट योर ओन बिजनेस? Go for a job. यस, फॉर श्योर. सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका नॉलेज जो आपने शेयर किया है और अपनी ऑडियंस का जो आपने डाउट क्लियर किया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी भी स्कोप है एंड यू कैन डू दैट. थैंक यू सो मच. और लास्ट आपको बोलना चाहूँगी कि आप ABC ट्रेनिंग्स के बारे में अपने ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? ABC ट्रेनिंग्स की स्पेशलाइजेशन में मैं ज़्यादा नहीं, कुछ वर्ड्स ही बोलूँगा. ABC ट्रेनिंग की स्पेशलाइजेशन ये है कि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और जो भी फैकल्टी है उनका. 1-to-1 इंटरेक्शन से कैसे होता है, अगर हम बल्क में पढ़ाते तो देयर इज़ अ हेजिटेशन ऑफ आस्किंग द डाउट्स, और Yes. डाउट्स को अपने मन में रखना ये बहुत बड़ा है, जिससे कि स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकता. अगर उसके डाउट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा. तो फिर ये मुझे अच्छा लगा कि ABC ट्रेनिंग्स में 1-to-1 सेशन लिया जाता है फैकल्टी और स्टूडेंट्स का, जिससे कि वो जब चाहे जितना भी सिली डाउट चाहे वो पूछ सकता है. उसे देखने Yes. वाला कोई नहीं होता, तो विदाउट हेजिटेशन वो कुछ भी पूछ सकता है अपने डाउट्स ट्रेनर को. और उसके बाद में फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टाइमिंग्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फाइनल ईयर चल रहा है, इंटर्नशिप कोर्सेस और 3 ऑप्शन दिए होते हैं कॉलेजेस ने, तीनों में से एक करना. तो स्टूडेंट कभी कभी इंटर्नशिप चुनता है और कभी कभी कोर्सेज चुनता है. जैसे कि मैंने कोर्सेज चुना, 6 मंथ का पीरियड था तो मैंने कोर्सेज चुना. लेकिन टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो ABC ट्रेनिंग्स निभाती है स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट का मेन फोकस होता है ABC ट्रेनिंग्स के लिए, जैसे कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा कॉलेज का टाइमिंग था 10 to 6, और कभी कभी मेरा कॉलेज होता था 10 to 3. तो फिर मैं 3 to 6 वो टाइम तो कॉलेज में नहीं रुक सकता था, तो फिर मैं वो टाइम 3 to 5 और 3 to 6 वो यूटिलाइज कर पाता था. लेकिन अगर मैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स होते तो शायद मैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे शायद नहीं मिलती. तो Yes. ये पॉजिटिव पॉइंट्स है ABC ट्रेनिंग्स के. यस, आई ऑल्सो अग्री कि ABC ट्रेनिंग में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है. टाइम ही है 8 to 8. सो उसमें से जो टाइम आपको अवेलेबल है, जैसे बहुत के कोई जॉब करते करते अपने सॉफ्टवेयर्स करता है, कोई कॉलेज करते करते, सो वो अपने टाइम के हिसाब से नहीं आ सकते, हमें उनके टाइम से चलना है. Yes. सो वो ABC ट्रेनिंग्स करता है कि जैसे उनको टाइम है अवेलेबल वो टाइम से वो आ सकते हैं. सो रियली, और थैंक यू. बहुत खुशी हुई है आपसे ABC के बारे में ऐसे रिव्यू सुन के. थैंक यू Thank सो you so मच. much. Thank you so much, ma'am.